Hello students, from today we will start numerical questions from reissue of forfeited shares. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम. इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट और मिनिमम रीइश्यू प्राइस कैलकुलेट करना है. ओके, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. स्टार लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. 10 ईच क्या हुआ, ये इसका फेस वैल्यू हो गया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें. ओके, payable as 3 on application, 4 on allotment, 2 on first call and balance on second call. तो बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल मतलब कितना हो गया, ₹1. ओके, ये सब टोटल कर लो. 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, तो बैलेंस कितना बचा, ₹1. आउट ऑफ द टोटल शेयर्स 500 शेयर्स वर forfeited. Calculate maximum permissible discount and minimum reissue price at the time of reissue of shares as fully paid up in each of the following cases. तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट निकालना है, मिनिमम रीइश्यू प्राइस निकालना है, और ये डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं. ओके, तो पहले तो मैं टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो ये जो फर्स्ट मैंने बनाया हुआ है, ये जब वो समझाने के लिए, एक बार आपको समझ में आ गया तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो. ओके, तो केस 1 ये पूरे केसेस हैं. देन अमाउंट फोरफिटेड, ये कॉलम ए है. अमाउंट फोरफिटेड मतलब क्या होता है, जितना अमाउंट कंपनी को रिसीव हो चुका है, जितना कंपनी को रिसीव्ड है ये होता है फोरफिटेड. उसी को कंपनी फोरफिट करती है, और उतना ही अमाउंट कंपनी डिस्काउंट दे सकती है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम ए लिख दिया है. तो यानी कि जितना फोरफिट होगा उतना ही कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है. कितना, मैक्सिमम. ओके, तो क्यों ऐसे होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका है, तो उतना ही अमाउंट कंपनी एज अ डिस्काउंट दे. तो इससे क्या होता है, कंपनी को कोई नुकसान ही नहीं है. ओके, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो उतना डिस्काउंट दे देंगे तो क्या होगा, कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा. तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट है, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते. ओके, क्योंकि सेक्शन 53 प्रोहिबिट करता है कि शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं करना है. क्लियर. अब लास्ट कॉलम में मिनिमम री इशू प्राइस, यहाँ पे फेस वैल्यू माइनस कॉलम ए. कॉलम ए क्यों लिखा हमने, जो डिस्काउंट मिलेगा. ओके, सॉरी, ये होगा कॉलम बी. ओके, दिस इज कॉलम बी. तो फेस वैल्यू माइनस कॉलम बी कर देंगे. कॉलम बी ये है. ओके, तो फेस वैल्यू कितना है, 10. तो 10 हमारा फेस वैल्यू हो गया. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फेस वैल्यू ये 10 है. अब इसमें से जो डिस्काउंट है ये हटा देंगे तो क्या होगा, मिनिमम रीइश्यू प्राइस आ जाएगा. ओके, तो इससे क्या समझ में आता है, मिनिमम रीइश्यू प्राइस से जो अमाउंट कंपनी को नहीं मिल पाया है वही कंपनी रीइश्यू के थ्रू उतना अमाउंट लेना चाहती है शेयर होल्डर से. ओके, समझ में आ रहा है, ये लॉजिक है. जितना अमाउंट नहीं मिल पाया है उतना अमाउंट जो है कंपनी शेयर होल्डर से लेना चाहती है, और जो मिल गया उससे डिस्काउंट दे सकती है कंपनी. ओके, तो इससे क्या होगा, कंपनी को जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे आ जाते हैं. ओके, फोरफीचर की वजह से जो पैसे अटक गए हैं वो कंपनी रीइश्यू करके इस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं. ओके, तो हम केस 1 करते हैं. इफ़ शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल. नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड फाइनल कॉल, तो यानी कि रिसीव कितना कितना हो गया, एप्लीकेशन रिसीव हो गया, अलॉटमेंट रिसीव हो गया, और फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया. तो इन सबको ऐड करके लिख लो. एप्लीकेशन रिसीव हो गया, अलॉटमेंट रिसीव हो गया, और फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया. तो कितना हो गया ये, 9. ओके, तो कंपनी इतना ही डिस्काउंट दे सकती है, मैक्सिमम ₹9. ओके, अब मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होगा, फेस वैल्यू मैंने बताया 10. तो 10 माइनस दिस कॉलम बी, यानी कि ये डिस्काउंट है. तो 10 माइनस 9, 10 ओरिजिनल प्राइस है, उसमें से ₹9 डिस्काउंट कर दिए, तो ₹1 जो है मिनिमम रीइश्यू प्राइस होना चाहिए केस 1 के हिसाब से. ओके, नाउ केस 2. इफ शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल. तो यानी कि क्या क्या मिल चुका है, रिसीव्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे रिसीव्ड लिखा है ताकि कोई भी गलती ना करे बच्चे. इफ शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, तो क्या क्या मिल चुका है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल चुका है.
तो 3 + 4 = 7। तो यही कंपनी इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। ओके, तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट = 3। समझ में आता जा रहा है? इजी है। नाउ थर्ड, इफ शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। तो क्या मिल चुका है? सिर्फ एप्लीकेशन ही मिला है, तो सिर्फ 3 लिख दिया यहाँ पे। ओके, यही डिस्काउंट मिल जाएगा, जो मिल चुका है वही डिस्काउंट, और डिस्काउंट को लेस कर देंगे तो कितना इशू प्राइस होना चाहिए? 7 रुपीज़। ओके, नाउ केस 4, इफ शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज नॉट येट मेड। ओके, तो जब भी ऐसा कुछ रहेगा, सेकेंड फाइनल कॉल इज नॉट येट मेड है, हमें क्या करना है? फॉरफीचर ध्यान देना है, कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है। ओके, तो रिसीव क्या क्या हो चुका है? एप्लीकेशन रिसीव हो गया है और अलॉटमेंट रिसीव हो गया है। सॉरी, सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, तो सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव किए, इतना ही डिस्काउंट मिला। बस आपको यही ध्यान देना है कि डिस्काउंट कितना मिला, बाकी आप फेस वैल्यू से उसे लेस कर दो। तो मिनिमम रेशियो प्राइस केस 4 में भी 7 रुपीज़ ही रहेगा क्योंकि अभी सेकेंड कॉल और कुछ पता ही नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, तो मिनिमम रेशियो प्राइस यहाँ पे भी 7 होगा। ओके, भले कंपनी ने कॉल नहीं किया अभी, लेकिन हमें क्या कर देखना है? डिस्काउंट कितना दे सकते हैं हम? डिस्काउंट हम दे सकते हैं 3 रुपीज़, और फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट करेंगे तो 7 आ गया। अब ये सेकेंड कॉल, अभी कंपनी ने कॉल तो नहीं किया है, हो सकता है कि ये पैसा भी ना मिले। ओके, तो इसलिए मिनिमम रेशियो प्राइस, कंपनी को रिस्क नहीं लेना चाहती है, मिनिमम रिस्क प्राइस 7 रुपीज़ ही रहेगा। ओके, ये आपको ऐसा नहीं है कि सेकेंड कॉल को आपने कंसिडर ही नहीं किया। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आ जाता है कि अभी सेकेंड कॉल कंपनी ने कॉल नहीं किया, हो सकता है अमाउंट मिल जाए, तो ऐसे चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब अलॉटमेंट ही नहीं दिया हो, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो सेकेंड कॉल का अमाउंट भी नहीं मिलेगा। ओके, नाउ केस 5, इफ शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, सेकेंड फाइनल कॉल इज नॉट येट मेड। तो क्या क्या अमाउंट मिल चुका है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल चुके हैं। ओके, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 + 4 = 7। ये मिल चुका है, यही डिस्काउंट रहेगा। बस आपको क्या करना है? 10 - 7, फेस वैल्यू सीधा डिस्काउंट माइनस कर दो, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ओके, तो इस पार्ट पे कंफ्यूज नहीं होना है, सेकंड पार्ट पे। ओके, तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने क्यों ऐसे हो रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका आ गया मिनिमम रीइश्यू प्राइस और मैक्सिमम डिस्काउंट। क्लियर? तो आपको फेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो फेस वैल्यू आपका क्लियर रहना चाहिए। फेस वैल्यू अगर आपने गलत ले लिया तो फिर ये सब गलत आता जाएगा आपका। हो गया? समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आता भी है, स्कोरिंग है, इजी क्वेश्चन रहता है और इसमें गलती होने के भी चांसेस कम है। बस लॉजिक आपका क्लियर रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, so next question. In this question we will learn how forfeiture balance amount is transferred to capital reserve account. ओके, तो ये अलग अलग वेरिएशंस से मैं आपको समझाऊंगा, तो इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे फोरफीचर का जो बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो दिशा लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच issued at 10% premium. 90 called up, on which the shareholders did not pay 30 per share on allotment including premium and first call of 20 per share. ओके, तो 500 शेयर्स फॉरफिट किया गया है और प्रीमियम का अमाउंट भी नहीं दिया गया है। ओके, तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया गया है। नाउ यहाँ पे मैंने वेरिएशंस लेके आया हुआ हूँ। 500 शेयर्स were reissued for 100 per share fully paid up. ओके, तो ये वेरिएशंस आपको समझना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो 500 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 100 पर शेयर फुल्ली पेड अप, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ओके, तो हमें फॉरफीचर और री इशू दोनों करने हैं। तो
तो अभी तो सबसे पहले हमें क्या पता कर लेना है कि भाई इसका फेस वैल्यू कितना है, क्योंकि यहाँ पे 90 कॉल्ड अप लिखा है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है। देखो एप्लीकेशन का वैल्यू नहीं पता है हमें, तो अगर आप 100 + 10 यानी कि 100 + 10 को कंसिडर करके अगर हम करते हैं, जो कई स्टूडेंट ऐसा लॉजिक लगा लेते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि हमें एप्लीकेशन का वैल्यू नहीं पता है अभी, प्राइस नहीं पता है, तो हमें बैलेंसिंग अमाउंट निकालना है। तो अलॉटमेंट है 30 और फर्स्ट कॉल है 20, तो ये कितना है 110, तो एप्लीकेशन में स्टूडेंट इसे 60 लिख देते हैं। ओके, और 60 से मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं फोर फीचर में। बट दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि कंपनी ने फॉरफिट तो किया 100 ईच, लेकिन कॉल्ड अप कितना है? 90 कॉल्ड अप ही है। 90 जब कॉल्ड अप लिखा है तो 90 से हमको वैल्यूशन देखना है कि 100 की जगह हमें क्या लिखना है? 90, यानी क्या हो जाएगा ये? 90 + 10 100। तो हमें 100 की वैल्यू से हमें एप्लीकेशन का वैल्यू निकालना है। तो जब 100 की वजह से करेंगे तो क्या होगा? एप्लीकेशन कितना आ जाएगा? 50। समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से हमें 90 को कंसिडर करना है, 100 की जगह 90। ओके, क्योंकि 90 कॉल्ड अप है। आगे समझ में? तो अब स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट फोर फीचर की एंट्री, तो ये सबको अच्छे से पता है फोर फीचर की एंट्री कैसे करना है। प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, इसलिए प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ है, तो प्रीमियम 500 शेयर से करना है हमें। 500 शेयर फोर फीटेड है। ओके, तो 500 शेयर कर प्रीमियम का प्राइस कितना है? 10, तो ये आ गया 5000। फोर फीचर कितना करना है? जो अमाउंट रिसीव हो गया है, रिसीव कितना हुआ है? एप्लीकेशन ही रिसीव हुआ है, तो 500 × 50 25,000। अलॉटमेंट का प्राइस कितना है? 30, तो 500 × 30 15,000। फर्स्ट कॉल का प्राइस कितना है? 20, 500 × 20 10,000। ओके, और शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 500 × 90, दैट इज 45,000। तो ये दोनों मिला के हो गया 100। ओके, और ये भी सब हो गए 100। ओके, तो ऐसे 100 करके हमें करना है। तो ये 100 ऐसा हो गया। समझ में आ गया? तो ये लॉजिक आपको पकड़ के रखने हैं। ये तो फोर फीचर के हो गए। अब हम री इशू स्टार्ट कर रहे हैं। तो री इशू में देखो क्या बोल रहे हैं? 500 शेयर्स वेर री इशूड फॉर 100 पर शेयर, यानी जितना फॉरफिट किए थे वही एग्जैक्टली सेम प्राइस पे री इशू हो गया। ओके, तो सिंपल जो पैसे मिलेंगे हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? एट पार वाली एंट्री हो गई। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिर से इंक्रीज हो रहा है। ओके, क्या वैल्यू हुई? 500 × 100, इससे हमको वैल्यू मिल गया पूरा 50,000, पूरा कैपिटल में इंक्रीज हो गया। 500 को फिर से रीइशू कर दिया गया। तो नरेशन क्या होगा? फॉर 500 शेयर्स रीइशूड एट ₹100 ईच। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर जब लास्ट एंट्री हम करेंगे तो लास्ट एंट्री में क्या करना है? हमें फोर फीचर के बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व पे। ओके, तो फोर फीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो ये सबको पता है कि कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट ट्रांसफ़र होता है? जो गेन हुआ है। तो गेन समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ? देखो 500 जो शेयर्स था वो पूरा 100 के 100 में कंपनी ने इशू प्राइस कर दिया। तो लेकिन कंपनी के पास ऑलरेडी कितना कंपनी ने अमाउंट डिपॉजिट करके रख लिया था? 25,000। तो ये पूरा का पूरा गेन हो गया। ओके, ये पूरा का पूरा कंपनी के लिए गेन हो गया। तो यही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट यहाँ पे देखो क्रेडिट था, इसी को ट्रांसफ़र करना है।
तो क्रेडिट को ट्रांसफ़र करना है तो डेबिट किए टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इस तरीके से जो फोरफीचर का बैलेंस है वो रिजर्व में चला गया। और ये कौन सा अमाउंट होता है? बीइंग कैपिटल गेन ऑन री इश्यू, बीइंग कैपिटल गेन ऑन री इश्यू ऑफ 500 शेयर्स। ओके, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 25,000। समझ में आ गया क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 25,000 कंपनी ने ऑलरेडी अपने पास रख लिया है, 50,000 और मिल गया, तो टोटल कंपनी के पास कितना हो गया? टोटल 75,000 हो गया है, जिसमें से 50,000 तो उन्होंने शेयर कैपिटल में रख लिया है। ओके, क्योंकि जितना ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी 100, इतना ही रख सकते हैं। और बाकी जो 25,000 जो पहले से कंपनी ने एज ए फोरफिट किया हुआ था उसे कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे 25,000। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या हुआ है? तो इसलिए मैं इसको अलग अलग वेरिएशन से आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसे हो रहा है, ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूजन न रहे। ओके, तो ये तो तब था जब पूरा का पूरा शेयर री इशू हो गया। 500 शेयर्स वर री इशूड एट 100 पर शेयर है तब का। अब इसी में और थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट इसी में वेरिएशंस करेंगे। देखो सेम वही क्वेश्चन है। अब मैं वेरिएशंस इसमें क्या करने वाला हूँ कि जब री इशू होगा तो 500 शेयर्स तो री इशू कर रहे हैं, बट फॉर ₹80 पर शेयर, 100 में नहीं कर रहे हैं। अब क्या करें? 80 कर रहे हैं, कि डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं। तो फोरफीचर की तो सब सेम रहेगी एंट्री। अब बैंक वाले जब एंट्री करेंगे तो इसमें हम डिस्काउंट को भी हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी डिस्काउंट में इशू होता है तो क्या है जर्नल एंट्री? मैंने आपको बताया था पहले ही थ्योरी पे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट को हमें डेबिट करना है। और ये कौन सा अमाउंट होता है जो डिस्काउंट को रिफ्लेक्ट करता है? टू शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है? अब कितना अमाउंट मिलेगा हमें? अब हमको मिलेगा 500 इंटू 80, 100 नहीं मिलेगा अब। ओके, तो ये कितना होता है? 40,000। डिस्काउंट कितना दिया हमने? 500 इंटू 20, 10,000। ओके, और शेयर कैपिटल में तो आ जाएगा आपको 500 इंटू 100, 50,000। समझ में आया? तो ये तो हुआ आपका डिस्काउंट वाली एंट्री, क्योंकि शेयर को डिस्काउंट में इशू किया गया। 100 था लेकिन इसको 80 में इशू किया गया है, 500 शेयर्स को ही। ओके, तो जितना फोरफिट किए थे उतने ही शेयर इशू किए, बट एट अ डिस्काउंट। ओके, तो अभी भी देखो, अभी सबको देख के क्या लग रहा होगा, अगर कंपनी ने डिस्काउंट में इशू कर दिया है तो कंपनी को गेन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 500 इंटू 100 ये प्राइस मिलना था। कंपनी ने इशू कर दिया 500 इंटू 80, तो ये तो कंपनी को नुकसान हुआ है? ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर से देखो इसमें कंपनी ने क्या किया? फोरफिट किया हुआ है। 25,000 कंपनी के पास ऑलरेडी बैलेंस में रखा हुआ है, और उसके बाद भी कंपनी को 40,000 रुपीज़ मिल गया है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो इससे क्या समझ में आया? 500 इंटू 100 के तो 50,000 तो मिलना ही चाहिए था, बट कंपनी के पास ऑलरेडी कितना है? एक तो 40,000 मिला, और 25,000 पहले से 65,000 कंपनी के पास है, यानी कि गेन कितना हुआ? 15,000 का गेन है। ओके, तो समझ में आ रहा है? तो यही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। तो अब इसे कैपिटल रिजर्व की एंट्री करते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? पहले लिख लेते चलो। शेयर फोरफिटेड को डेबिट करेंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है? जो भी फोरफिटेड क्रेडिट हुआ है, ओके, तो ये 25,000
और यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो एक क्रेडिट और एक डेबिट, इसको आपको रिकंसाइल कर लेना है। ओके, तो 25,000 माइनस 10,000, ये कितना है 15,000। तो देखो ये पहले बता दिया था मैं आपको 15,000। ओके, तो ये आ गया आपका 15,000 रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। तो कैपिटल रिजर्व में क्या इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो क्रेडिट करते हो फोरफीचर में, और जब बैंक में जब डिस्काउंट मिला है, तो इन दोनों को एडजस्ट करके ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। ओके, शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, डिस्काउंट नहीं था, तो सीधा 25,000 ही आ गया, जो क्रेडिट है वही बैलेंस बचा हुआ है। क्रेडिट मतलब क्या है, इतना बैलेंस है। ओके, तो सीधे 25,000 आ गया था। अब डिस्काउंट 10,000, तो उसके बाद भी कंपनी को 15,000 का गेन हुआ है। ओके, तो इसमें भी नरेशन वही सेम, पहले ऐसे आप लिख देना। ओके, बीइंग गेन फॉर रेशियो ऑफ 500 शेयर्स एट ₹80। ओके, तो समझ में आ गई है, जब 500 वेर रीशूड एट ₹80 पर शेयर है तो। ओके, अब एक और वेरिएशन करेंगे, मतलब शेयर्स को भी कम कर देंगे। ओके, अभी तो हम प्राइस पर वैल्यू कम किए हैं, अब शेयर को भी कम कर देते हैं, तो क्या है पूरे वेरिएशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, सारा फ्लो आपके माइंड में समझ में आए। ओके, ओके, तो अब ये ओरिजिनल क्वेश्चन है तो इसी मैंने कुछ वेरिएशंस लेके आ गया था मैं, तो ये टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चन है आपको। ओके, तो फिर से सेम वही, फोरफिटेड तक तो सब सेम है। जब रीइश्यू हो रहा है तो 500 में से आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स वेर रीइश्यूड फॉर ₹80 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ओके, अब 500 में से सिर्फ 300 शेयर्स इश्यू हो रहे हैं। ओके, फुल शेयर्स इश्यू नहीं किया गया और प्राइस भी कम कर दिया गया है, तो फोरफीचर की सेम एंट्री रहेगी 500 वाली। अब बैंक वाली जब एंट्री करेंगे हम, तो 300 के हिसाब से होगा। ओके, तो इसको करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर क्योंकि डिस्काउंट में है, फिर से डेबिट हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल, अब कितना अमाउंट मिला हमें, 300 इंटू 80, ये पूरा मिल गया। ओके, तो कितना होता है ये 24,000। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम, 20 रुपीज़ के हिसाब से, तो 326,000। और शेयर कैपिटल में ओरिजिनल वैल्यू 300 इंटू 100, दैट इज़ 30,000। क्लियर, तो नरेशन इसका हो जाएगा 300 शेयर्स रीइश्यूड फॉर 80 पर शेयर। ओके, तो नरेशन आप लोग लिख लेना। देन अब कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, जब शेयर्स भी कम हो गए, 500 था, ये तो 500 का फोर फीचर है, यहाँ पे 300 का फोर फीचर है, तो फ़र्क है, ये 300 का फोर फीचर है, ये 500 का फोर फीचर है, तो हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, हमको सेम वैल्यू लेके आनी पड़ेगी। ओके, तो पहले तो मैं एंट्री कर लिया रहता हूँ, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व, ओके। अभी देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, जब भी ऐसे शेयर कम हो जाते हैं, यहाँ पे तो 500 फोरफिट किए बट रीइश्यू 300 किए, तब क्या होता है, फॉर्मूला दिया हुआ है गेन ऑन रीइश्यूड शेयर। ये कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट फोरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड लेस रीइश्यू डिस्काउंट। ओके, तो अभी वैल्यू डालता हूँ मैं इसमें, तो आपको समझ में आएगा। टोटल अमाउंट फोरफिटेड ये कितना है, 25,000। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड 500।
नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 300। ओके, ये सॉल्व करने के बाद माइनस करेंगे। री इश्यू डिस्काउंट कितना है 6000। ये पूरा सॉल्व कर लिए। 15,000 माइनस 6,000, ये आ गया आपका 9,000। तो 9,000 ये आपका कैपिटल रिजर्व में एज ए कैपिटल गेन शो हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब कई स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि भाई ये तो फॉर्मूला इतना बड़ा फॉर्मूला है, ये हम भूल जाते हैं। ओके, अभी तो याद रहेगा, बाद में भूल जाते हैं। तो फॉर्मूला इसलिए भूल जाते हो कोई भी फॉर्मूलाज, जब तक आपको उसका डेरिवेशन नहीं पता है, कैसे फॉर्मूला बना है ये आपको नहीं पता है। तो लॉजिक आप जब तक नहीं समझोगे, सिर्फ या रटने से चीज़ें भूल जाते हैं। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या था, 500 शेयर्स फॉरफिट था, तो अमाउंट कितना है 25,000। तो ये मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद ये डेरिवेशन कैसे हो रहा है। 500 शेयर्स फॉरफिट था, तो वैल्यू कितनी आई थी 25,000। लेकिन हमको क्या है 300 शेयर्स का निकालना है। तो 300 शेयर्स फॉरफिट है, तो वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन मार्क, ये नहीं पता है हमें। तो ये आप लोग मैथ्स में किए थे, तो इसको सॉल्व करने, ये क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, क्रॉस एंट्री, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो क्या हो जाता था 25,000 इंटू 300 डिवाइड बाई 500। तो यही हुआ फॉर्मूला, देखो यही है। ओके, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 15,000। तो ये क्या निकल के आई, जब 300 शेयर होगा तो फॉरफिट हो जाएगा 15,000। क्लियर, ये निकल के आ गया। अब क्या हो जाएगा, ये भी 300 का मालूम चल गया और ये भी 300 का मालूम चल जाएगा। तो क्या करोगे, यही क्रेडिट और डेबिट को माइनस कर दोगे, इसलिए माइनस 6,000। ये क्रेडिट और डेबिट को जो हम इतने देर से कर रहे थे वही। तो 15,000 माइनस 6,000 9,000। आगे समझ में क्यों ऐसे फॉर्मूला डिराइव होता है। ओके, तो ये क्लियर हो चुका है कैपिटल रिजर्व का। तो ये मैंने वेरिएशंस इसीलिए बताया ताकि कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। इजी क्वेश्चंस है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो इस वजह से मैं पूरा डिराइव करके बताता हूँ उनको। ओके, तो भले मैं थोड़ा वीडियो को लेंदी बनाता हूँ, लेकिन ये आपको एक बार देखोगे आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, आपको शेयर्स कभी नहीं भूलोगे आप। तो क्लियर है ये, तो उसको प्रैक्टिस करोगे अच्छे से।